चलिए आज हम मौखिक पठन के अंतर्गत वाक्य विधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सन 1885 ईस्वी में हरनहम महोदय ने पठन शिक्षण में इस वाक्य विधि को अपनाने का सुझाव दिया था। इनका ऐसा मत है, विचार है कि वाक्य ही भाषा की वास्तविक इकाई है, न कि शब्द और न ही वर्ण। इस विधि में सबसे पहले वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद शब्द और अंत में वर्ण का, क्योंकि वाक्य ही जो होते हैं वह पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। जैसा कि इस संबंध में महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को ही वाक्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। अतः पूर्ण अर्थ प्राप्त होने के कारण ही बालक वाक्यों को सरलता पूर्वक पढ़ने में विशेष रुचि लेते हैं। इस विधि में पहले वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद शब्दों का और अंत में वर्णों का उच्चारण। इस प्रकार से समवेत पाठ्य विधि जो है आपका, या भाषा शिक्षण यंत्र विधि है, ये सभी वाक्य विधि के ही प्रकार मात्र हैं। शिक्षा शब्दकोश में वाक्य विधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, वाक्य पठन शिक्षण की विधि है जिसमें शब्द, वाक्यांश अथवा अक्षर, वर्ण के स्थान पर पूर्ण वाक्य को इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने शिक्षा शब्दकोश के अर्थ को देखा। अब हम मौखिक पठन के अंतर्गत जो वाक्य विधि आपको बताने जा रहे हैं, अब इसके गुण को देखते हैं कि वाक्य विधि के गुण क्या हैं। यह मित व्ययी है, कम खर्चीला है, क्योंकि कम समय में छात्र अधिक सीखते हैं। इसमें दूसरा जो है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। तीसरा है, यह विधि गेस्टाल्ट के सीखने के सिद्धांत के अनुरूप है। इसको जो मैं बाल मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा तो गेस्टाल्ट के सिद्धांत के बारे में आपको परिचय कराऊंगा। मेरे YouTube वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अभी हम यह समझें कि यह जो है गेस्टाल्ट के सीखने के सिद्धांत के अनुरूप है। पहले उसमें पूर्ण को प्रकट किया जाता है, तब उसके अंश को बताया जाता है। इस प्रकार से मस्तिष्क पूर्ण को देखने के बाद ही अंश को देखता है। चौथा है, यह दृष्टि विराम, मतलब हमें जो पॉज विराम मिला उसमें हमें कहाँ रुकना है, इसका यह अभ्यास कराने में सहायक सिद्ध होता है। पांचवा है, यह विधि बाल केंद्रित है, बच्चों पर ही केंद्रित है, क्रिया केंद्रित है और शिक्षण को रोचक खेल में परिणत रखने की क्षमता रखता है। छठा है, इस विधि में एक साथ कई शब्दों का उच्चारण करना बच्चे सीख जाते हैं। तो हमने वाक्य विधि के गुण को देखा, लेकिन इसका कोई गुण ही नहीं है, इसके दोष हैं, डिमेरिट्स हैं। तो चलिए हम उसके दोषों को देखते हैं। तो पहला है, ऐसे वाक्यों को निर्माण करना जो बच्चों के अनुभव की परिधि में हो, माने उनके इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों ने जिस शब्दों को ग्रहण किया हो उसका पता करना, उसको चयन करना, यह शिक्षक के लिए क्या है, कठिन कार्य है। यह जो होता है, यह एक प्रकार का शिक्षक के लिए कठिन कार्य होता है। दूसरा है, इसमें रटंत विद्या को प्रोत्साहन मिलता है, और जिससे कि बच्चे जो होते हैं वह कुछ सीख नहीं पाते हैं, रटने पर ज्यादा उनका फोकस हो जाता है। इसमें स्वतंत्र वाचन करने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि अधिक बच्चे जब मुंह से बोल के पढ़ेंगे, एक बच्चे को दूसरे बच्चे का बोला हुआ क्या करेगा, उन्हें डिस्टर्ब करेगा, तो उनके स्वतंत्र वाचन में बाधा उत्पन्न करना स्वाभाविक है। और तीसरा है, वाक्यों को जो प्रस्तुत किया जाता है उसके लिए चित्र या चार्ट बनाना कठिन होता है। यह आसान नहीं है कि बच्चे को जो शब्द परिचित हैं उसका चित्र और चार्ट बना करके दिखाया जाए, यह कठिन काम है। चौथा है, इसमें शिक्षक को अधिक मेहनत करना पड़ता है, कार्य अधिक करना पड़ता है। पांचवा, यह निम्न स्तर माने
जो छोटे स्तर के बालक हैं, किंडरगार्टन क्लास के बच्चे हैं, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन या 1 to 3 क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, यह अनुपयोगी है। इसका कोई उनके लिए उपयोग नहीं वाक्य विधि का। जब तक वो वर्ण से परिचित नहीं है, शब्द से परिचित, तब तक वाक्य को ग्रहण करना मुश्किल है। छठा है, इस विधि का अगर प्रयोग किया गया तो इसमें गलती होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। सातवां है, जब तक वर्णों का या शब्दों का ज्ञान नहीं है, तब तक वाक्य का पठन कराने से बालकों में अधिक समय भी लगेगा और गलती भी ज्यादा होगा। यह भी एक डिमेरिट है, दोष होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से हमने मौखिक पठन के अंतर्गत वर्णमाला विधि को देखा, जिसको अक्षर बोध विधि कहते हैं, अल्फाबेटिक मेथड, अल्फाबेटिकल मेथड। उसके बाद हमने वर्ड मेथड को देखा, शब्द विधि को देखा, जिसे उसके बाद हमने वाक्य विधि को देखा। तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष पर अगर जाएं कि आखिर बच्चे के लिए उपयोगी कौन सा है, वर्णमाला विधि है कि शब्द विधि ज्यादा है कि वाक्य विधि, किसके द्वारा पहले इनको मौखिक पठन में शिक्षण कराया जाए, तो हम यह निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि शब्द विधि जो है दोनों में उपयोगी हो रहा है। इसलिए अगर यथास्थान अगर शिक्षक इसको पूरक के रूप में स्वीकार करता है, तब वह सहायक सिद्ध हो सकता है बच्चे के लिए मौखिक पठन के रूप में। तो चलिए हम मौखिक पठन के लाभ को देखते हैं कि मौखिक पठन कराने से क्या लाभ होता है। तो इसमें जो होता है मौखिक पठन कराने से, चूंकि यह निम्न स्तर के बच्चों के लिए है, लोअर जो प्राइमरी लेवल है, अपर प्राइमरी लेवल है, चूंकि वहां पर बच्चे जो है पहली बार शब्द, वर्ण, अक्षर, वाक्य मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग जो भी है मौखिक पठन वह निम्न कक्षा के लिए है, मतलब निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, प्राथमिक स्तर के लिए। माध्यमिक स्तर के लिए यह नहीं है, यह उच्च जो स्तर है जहाँ पर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, वहाँ पर मौन वाचन है। तो मौखिक पठन जिसका प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है, उससे क्या लाभ है, चलिए हम इस पर प्रकाश डालते हैं। तो पहला है, इसका अगर मौखिक पठन का प्रयोग अगर किया गया तो बच्चे में क्या होता है, ध्वनि में शुद्धता आ जाती है कि हर एक वर्ण अक्षर का जो ध्वनि निकलना चाहिए वह भली प्रकार निकाल ले। वे लिपि संकेतों को दिमाग में ग्रहण कर पाते हैं कि जो ध्वनि निकाला गया उसका वर्ण अक्षर किस प्रकार लिखा हुआ है, उसका लिपि संकेत क्या है, और उसके अनुसार वे उसका सम्यक उच्चारण कर लेते हैं। दूसरा है वर्तनी, मतलब जब शब्द किसी शब्द को ये अपनी आंखों से देखेंगे तो उसके बनावट पता चलेगा वह कैसे लिखा हुआ है, किस क्रम में अक्षर रखे हुए हैं। तो इनका जो वर्तनी होगा, वर्णों का क्रम और उसका उच्चारण, यह शुद्ध हो जाता है इसके प्रयोग से। तीसरा है नवीन पदों को, सूक्तियों का जब एक प्रयोग करते हैं पठन में, तो इनसे क्या होता है, इनका शब्द भंडार बढ़ जाता है। चौथा है, इनके अंदर जो लज्जा होती है, झिझक होती है, संकोच होता है कि हम कैसे पढ़ें, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर शिक्षक अगर इसको मौखिक पठन कराया बालक में, तो क्या है, हर एक बालक से लज्जा, झिझक, संकोच हट जाएगा और इस प्रकार से उनका पठन क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित हो जाएगा। और पांचवा है, इसके द्वारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हम पढ़ने में सक्षम हो गए हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे कि पठन कौशल में उनके अंदर प्रवीणता का प्रयास करते हैं और वे धारा प्रवाह पढ़ पाते हैं। छठा है, इसमें उच्चारण जो होता है, संधि योग जो होता है, जिसे आर्टिकुलेशन कहते हैं संधि योग को अंग्रेजी में, तथा प्रतिपादन में शुद्धता में स्पष्टता आ जाती है कि हमें कैसे रखना है, ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द को उच्चारण कैसे करना है। इससे स्वराघात तथा बलाघात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आठवां है, इसमें विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, जितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं, हमें कहाँ कितना किस प्रकार रुकना है, इसका समुचित प्रयोग का ज्ञान करना वे सीख जाते हैं, प्रयोग करना सीख जाते हैं। नौवां है, यह बालकों के धारा प्रवाह, मतलब जिस भाव के अनुसार लेखक ने पाठ में अपने कलमबद्ध किया है शब्दों को, वाक्यों को, उस भाव भंगिमा के अनुसार वे क्या करते हैं, धारा प्रवाह तरीके से और शुद्धता के साथ यह परीक्षण करने में भी सहायक होता है
वह सीखने में सहायक होता है कि हम धारा प्रवाह भी पढ़ लें और भाव भंगिमा युक्त पढ़ लें। यह भाव भंगिमा युक्त पढ़ने का ज्ञान कराता है। 10वां है यह शुद्ध उच्चारण कराने में समर्थ है। अर्थ निर्णय, इंटरप्रिटेशन, लय और गति और लचीलेपन में यह दक्षता प्रदान करता है। 11वां है यह दूसरे को भी अर्थ निर्णय करने के लिए तथा व्याख्या करने के लिए यह आमंत्रित करता है कि आपने किस प्रकार इसका क्या अर्थ होगा, क्या व्याख्या होगा, इसको करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो हमने मौखिक पठन के लाभ को देखा, अब हम मौखिक पठन के सीमाएं को देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है। पहला है यह मौखिक होने के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना तेज गति से हम मन में मौन होकर के पढ़ सकते हैं उतना तेज गति से बोल करके नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए यह जो है मौखिक पठन मौन वाचन की अपेक्षा मित व्ययी नहीं है। हम कम ही शब्द पढ़ पाएंगे मौखिक पठन में, इसलिए मौन वाचन की अपेक्षा मित व्ययी नहीं है। इसमें सावधानी अधिक रखना पड़ता है कि कोई सुनने वाला, क्योंकि मौखिक पठन का मतलब है कि सस्वर वाचन हो, लाउड रीडिंग हो, इसमें सावधानी रखना पड़ता है कहीं हमसे गलती न हो जाए। दूसरा है इसमें अधिक स्थिरता की जरूरत है, एकदम ध्यान पूर्वक आपको पढ़ने की जरूरत है। अधिक प्रतिगमन, रिग्रेशन, लंबे विराम इसमें होते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा है यह मौन पठन से धीमी गति से होता है, क्योंकि मौखिक पठन है, सस्वर है, लाउड रीडिंग है, इसलिए मौखिक पठन से धीमा गति से अवश्य ही अब पढ़ा जाएगा। चौथा है इसमें बालक की स्वतंत्रता एवं कार्य में बाधा पड़ते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा जब बोल करके पढ़ेगा तो एक बच्चा का दूसरे बच्चा के बोलने से निश्चित है कि डिस्टर्ब होगा ही, उनका कार्य प्रभावित होगा ही, भंग होगा ही। अतः प्रत्येक परिस्थिति में मौखिक पठन कराना संभव नहीं हो पाता है। पांचवा है इसमें लय का ध्यान रखना पड़ता है, भाव भंगिमा का ध्यान रखना पड़ता है, गति का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से हमें मौखिक पठन करना पड़ता है, ये सब ध्यान में रखते हुए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक पठन को अगर प्रभावशाली बनाना है, प्रभावपूर्ण बनाना है, तो एक शिक्षक को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने बालकों में मौखिक पठन कराने में दक्षता लाने के लिए, प्रवीणता लाने के लिए क्या क्या ऐसा वो ध्यान रखे वो और प्रभावशाली बन सके मौखिक पठन। तो चलिए हम इसके प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव के बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमेशा उचित आसन मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ उचित आसन मुद्रा कैसा हो। दूसरा है भाव, जिस भाव में वो लिखा गया है उसी भाव भंगिमा के अनुसार उसका हमेशा मौखिक पठन होना चाहिए, नहीं कि मूर्ति के समान मत खड़ा होइए, प्रतिमूर्ति बन गए, इसलिए भाव भंगिमा के अनुसार पठन। तीसरा जो है पठन के दोषों से बचना चाहिए, पठन के क्या क्या दोष है मैं बता चुका हूँ मौखिक पठन के, इसलिए उन सभी दोषों से बचने का प्रयास करना है। पांचवा है शिक्षक द्वारा पहले कठिन पदों का अभ्यास भली भांति करा देना चाहिए। अगर किसी पाठ को हम पढ़वाने जा रहे हैं बच्चे से, तो क्या करना है, पहले शिक्षक उन कठिन पदों का चयन कर ले, उसका भली भांति उच्चारण करके प्रस्तुत कर दे, तभी उसके बाद ही छात्रों से मौखिक पठन कराना चाहिए। हमेशा शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इससे कोई लाभ नहीं है कि डायरेक्ट बच्चों से अगर हम कराएंगे उस पाठ का वाचन तो यह गलत होगा। पहले आदर्श वाचन के रूप में शिक्षक को करना है, उसके बाद ही अनुकरण वाचन छात्रों से कराना है। छठा जो है शुद्ध उच्चारण जो करने वाले छात्र हैं उनको सबसे पहले उनसे ही मौखिक पठन कराना चाहिए। जो शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्र हैं उनसे ही सबसे पहले मौखिक पठन कराना चाहिए, ताकि जो कमजोर छात्र हैं जिनके उच्चारण में अशुद्धता होती है वे उसको ग्रहण कर सके कि इसको बोलना कैसे है, किस प्रकार हमें इसको वाचन करना चाहिए, किस प्रकार हमें पठन करना चाहिए, इसका भली भांति और थोड़ा सा उनका क्लियर हो जाए उच्चारण क्षमता। और उसके बाद अगला है शुद्ध उच्चारण जो करने वाले छात्र हैं उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए शिक्षक को। आठवां है एक छात्र द्वारा मौखिक पठन अगर किया जा रहा है तब शिक्षक को निर्देश देना है अन्य छात्रों को कि जो यह छात्र पढ़ रहा है इसके पठित अंशों को ही आप ध्यान पूर्वक अपना दिमाग को वहां पर केंद्रित रखिए, अपनी आंख को कान को वहां पर केंद्रित रखिए।
इस प्रकार से निर्देश देना है, ध्यान देने के लिए। 9वां है, जहां पर बालक मौखिक पठन करते समय शुद्धि करे, बिल्कुल उसी जगह रोकिए। अब उस अशुद्ध उच्चारण किए गए शब्द को, वाक्य को तब तक मत आगे बढ़ाइए जब तक कि शिक्षक या तो उसको सुधार के प्रस्तुत कर दे, या जो बालक अशुद्ध किया वही अगर सुधार के बोल सकता है पुनः तो ठीक है, अगर उस सुधार के बोलने में असमर्थ है तब अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करके जो पढ़ने में समर्थ है छात्र, उन छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए, या तो शिक्षक द्वारा करना चाहिए। उसके बाद जो छात्र अशुद्ध उच्चारण किया है जिस अंश पर, उसी अंश को शुद्ध उच्चारण करा करके ही तब आगे पठन करवाना चाहिए, हमेशा एक ध्यान रखना है। अगला है, शिक्षक को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बालकों के मनोबल को कमजोर न होके, यह कभी न कहे कि तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारे में क्षमता नहीं है, तुम सीखते नहीं हो। निगेटिव ऐसा कोई बातें नहीं रखना है जिससे छात्र का मनोबल डाउन हो। इस प्रकार से हमेशा शिक्षक को मददगार होना चाहिए। छात्रों के लिए बना हुआ हूँ, छात्रों को किस प्रकार मैं ऊंचा उठाऊं, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है।